तो हम एप्लीकेशंस ऑफ BAC/PR थ्योरी पढ़ रहे थे, उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ SF4। SF4 की ज्योमेट्री हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ BAC/PR थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम ज्योमेट्री निकालते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो किसमें, सेंट्रल एटम में हम निकालते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम के थ्रू हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमें क्या मिलेगी, हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें क्या ज्योमेट्री हो सकती है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। इस बेस पर हम उसकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर SF4 में सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, राइट। हमने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा हमें, 3d खाली पड़ा होगा, 3d 0 मिलता है। ठीक है, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो हमने रूल्स पढ़े थे उसके कि हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश कौन सा हुआ, यहाँ से लेकर ये 3s 3p और 3d, ये आउटर मोस्ट शेल के सब शेल बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने, यहाँ कौन है, 3s को उठा के यहाँ लिख लिया। ठीक है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, p को हमने यहाँ उठा के लिख लिया, 3p को 3p4, 4 इलेक्ट्रॉन से हमने यहाँ दिखा दिया, 1 2 3 and 4। d हमारा ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो पता है हम सबको। ठीक है, 3d 0 है, और ये इसकी कहलाई ग्राउंड स्टेट, अनउत्तेजित अवस्था। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि सल्फर से 4 फ्लोरीन एटम अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। तो 4 फ्लोरीन एटम जुड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ऐसा हमें BBT ने बताया था कि जितने बॉन्ड बन रहे होंगे उतने ही अनपेयर्ड वहाँ उपस्थित होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो लेकिन यहाँ हमें वैलेंस शेल में कितने मिल रहे हैं अनपेयर्ड, 1 और 1 2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह इसको हम कुछ एनर्जी देंगे। जैसे ही हम एनर्जी देंगे तब बताइए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा या ये वाला जाएगा, S का जाएगा या P का जाएगा, पहले P का जाएगा, क्योंकि P वाले जो P में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको जंप कराने के लिए हमें इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है, और ये कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। और देखो भाई, एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। बस हमें 4 ही चाहिए थे, क्योंकि हमें 4 क्लोरीन एटम अटैच करने थे सल्फर के साथ। अब 4 फ्लोरीन एटम है, तो वो 4 अनपेयर्ड के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम देखना चाहें तो कौन सा होगा, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है, sp3d होता है, यानी एक s 3p और एक d पार्टिसिपेट करता है। अब sp3d है, हमें पता है कि जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं, राइट। तो कितने ने पार्टिसिपेट किया है, 1 2 3 4 5 ने पार्टिसिपेट किया है, तो 5 ही नए बनेंगे। ठीक है, लो भाई 5 यहाँ बन के तैयार हो गए। इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड और अनपेयर्ड। ये हमारे क्या लाए, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो बन के तैयार हुए हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसमें देखो हम क्या देख पा रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स में तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक ऑर्बिटल में क्या है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। 4 फ्लोरीन एटम हमने यहाँ एक यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। ऐसे ये वाला फ्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। सिमिलरली ये फ्लोरीन इसके साथ शेयर कर लेगा। ऐसे ही इस तरह से चारों फ्लोरीन एटम सल्फर के साथ जुड़ जाते हैं और ये SF4 का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। अब देखो हमें तो दिख गया कि SF4
बन के तैयार हो गया है। हम क्या देख पा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है। अब sp3d मिल गया तो हम इसके बेस पर इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। sp3d में हमें पता है ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये कब होती है, जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ सारे बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है क्योंकि बॉन्ड बना रहा है, ये भी बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये भी बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बना रहा है। क्या ये बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसका मतलब कैसा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो VSEPR ने यही तो हमें बताया कि अगर एक भी लोन पेयर आ गया तब कंपाउंड की ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहेगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इसका मतलब अब sp3d में होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर की वजह से वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से वो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और ये ज्योमेट्री परिवर्तित होकर कौन सी शेप की रह जाती है, तो अगर हम बात करें तो सल्फर की जो ज्योमेट्री SF4 की ज्योमेट्री है वो चेंज होकर कुछ इस तरह से सी-सॉ शेप रह जाती है। सी-सॉ देखा कभी, सी-सॉ? ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये एक फ्लोरीन ये आ गया, ठीक है, एक फ्लोरीन ये आ गया, एक फ्लोरीन ये आ गया, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है लगभग 102 डिग्री हो जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये आप बताइए कितना हो सकता है, क्या 180 हो सकता है? देखो नीचे झुका हुआ है तो 180 से ज़्यादा होगा, तो ये 187 डिग्री के आसपास मिलता है जाकर। और यहाँ पर ये जो लोन पेयर बचा हुआ है वो लोन पेयर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखो भाई, होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन क्या रह गई, ये चेंज होकर सी-सॉ शेप। क्या देखा है कभी किसी ने? आप में सबने देखा होगा, आपने झूला देखा होगा, बच्चे बैठे होते हैं एक इस साइड में एक इस साइड में, तो ऐसे 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 होता है, ऐसे लगा होता है वो झूला, कुछ इस तरह से। देखो ये झूला जो होता है ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? बैलगाड़ी देखी, बैलगाड़ी उसमें बैल को लगाया जाता है, वो देखा है कभी? उसमें झूला खाया है ऐसे बैठ दोनों तरफ, हाँ, तो वैसा ही सी-सॉ होता है। तो उसमें क्या होता है, सी-सॉ में ऐसा लगा होता है और एक ऐसा होता है, तो एक तरफ ऐसे बैठ के ये ऐसे ऐसे झूलते हैं, इसको सी-सॉ बोलते हैं, सी-सॉ, ठीक है। तो उसी झूले की तरह ज्योमेट्री लग रही है इसकी, देखो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये उसकी सी-सॉ ज्योमेट्री हो जाती है, चेंज होकर, ठीक है। तो इस तरह से SF4 की ज्योमेट्री हम बता देते हैं कि उसमें सी-सॉ ज्योमेट्री पाई जाती है, ठीक है। इसे नोट करेंगे। अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ClF3 ClF3, ठीक है, ClF3। इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन भी एक हैलोजन है और फ्लोरीन भी हैलोजन, यानी दो हैलोजन आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, इसीलिए इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है। देखो अगर हम पूछे बताइए यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, फ्लोरीन है या क्लोरीन है? Cl, यानी क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। तो बस उठा लिया हमने सेंट्रल एटम को, ये हमने सेंट्रल एटम क्लोरीन उठा लिया। एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 17 होता है। लिखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, 3p5। आगे हम जाएंगे, कौन मिलेगा हमें? 3d0 मिलने वाला, ठीक है। फिर से हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर मोस्ट शेल चाहिए। आउटर मोस्ट कौन सा है? 3s 3p और 3d। तो भाई लिख लिया यहाँ पर फिर से हमने, भाई ये आपका 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 3p में
3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये 3p5 है, और 3d हमारे पास फिर से खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वैकेंट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ग्राउंड स्टेट में कोई भी डी में नहीं है, राइट। अब हम क्या देखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि Cl के साथ 3 फ्लोरीन एटम अटैच है, ठीक है, 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, राइट। अब 3 फ्लोरीन एटम से जोड़ने के लिए 3 फ्लोरीन एटम को क्लोरीन से जोड़ने के लिए हमें कितने अनपेयर चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे। हैं कितने हमारे पास, सिर्फ 1 अनपेयर है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको एनर्जी देंगे। अब क्या होगा, एक बार फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, अब कहाँ से जाएगा बताइए, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, अब ये वाला जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच के 3d में चला जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ, और 3d में फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ये कहलाई इसकी फिर से वही एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो क्या बनाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन के साथ। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 1s 3p और 1d, एक s 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, और कितने बनाएंगे नए, 5 नए बना लेंगे, क्योंकि 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 ही नए बन जाएंगे। ये क्या कहलाए हमारे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये पेयर्ड था, ये पेयर्ड है, यहाँ पेयर्ड आ गया, ये अनपेयर्ड, अनपेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। अब क्या आएंगे, यहीं पर 3 फ्लोरीन एटम्स आ जाएंगे, 3 फ्लोरीन एटम्स, इसने क्या किया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, सिमिलरली इसने भी शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, और इस तरह से ClF3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे इसकी ज्यामिति, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हाँ बिल्कुल चेंज होगी। अब देखो यहाँ पर क्या sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी इसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो हमें पता है जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, उतना ज़्यादा परिवर्तन होगा ज्योमेट्री में। तो अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री टी शेप रह जाती है, चेंज होकर टी शेप, जो हमारा अंग्रेजी का अक्षर टी होता है, कुछ इस तरह से यूँ करके ये टी बनना है अंग्रेजी का अक्षर, ठीक है, तो टी शेप रह जाती है कुछ इस तरह से। देखो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, क्लोरीन, ठीक है, ये आ गया क्लोरीन, एक फ्लोरीन एटम यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ गया, ठीक है, एक ही आ गया, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट रहेगा क्योंकि ऊपर जो लोन पेयर बैठे हैं वो इनको धक्का मारेंगे, ये आ गया फ्लोरीन, एक लोन पेयर ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और इनकी बीच का जो बॉन्डिंग एंगल है इनका भी लगभग 187 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, टी शेप ज्योमेट्री, टी शेप ज्योमेट्री ऑफ ClF3, ठीक है। तो इस तरह से हमने ClF3 की ज्योमेट्री बता दी, जो क्या होती है, टी शेप होती है, बॉन्ड एंगल 187 डिग्री होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, ठीक है, इसको भी नोट करेंगे।